नमस्कार दोस्तों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 का रिवीजन अभी हम देखने जा रहे हैं। शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन से। डेफिनेशन है एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट होना चाहिए इनफोर्सेबल, उसका कानून के द्वारा पालन करवाया जाना चाहिए। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस इज एग्रीमेंट। तो ये प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस का मतलब है, यहां पे आप डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent, proposal is said to be accepted, proposal when accepted becomes promise। तो प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति ऑफर दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको प्रॉमिस कहा जाएगा। प्रोमिसेस अगर एक्सचेंज होते हैं तो वो एग्रीमेंट माना जाएगा, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो एग्रीमेंट को अगर हम ब्रीफ में कहें तो एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वैसे एग्रीमेंट है एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, और प्रॉमिस है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, पार्टी का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, तो वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है। इसी की वजह से हमारी जो सोशल इन्विटेशंस हैं, सोशल हमारी जो एग्रीमेंट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। किसी को खाने पे बुलाया, किसी को मूवी में बुलाया, क्योंकि वहां पे ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है। जबकि हमारी जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट में हमेशा हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का ही है, ऐसा मान लिया जाता है। तो कॉमर्शियल एग्रीमेंट आर ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट है, वो कंफर्म है, बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज एग्रीमेंट। फाइन। फिर यहां वही डिफरेंस समझाया हुआ है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ मतलब ऐसे एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी हैं। अगर वो चीजें एग्रीमेंट के अंदर होंगी तो ही वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आवश्यक क्या क्या तत्व हैं, दैट वी हैव टू सी। कुछ एलिमेंट सेक्शन 10 में दिए हैं, कुछ एलिमेंट सेक्शन 10 के अलावा दूसरे कानून में भी दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स जो सेक्शन 10 में कवर्ड नहीं है। ये सारे क्या है? नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 10। फर्स्ट इज टू पार्टीज, दो व्यक्ति होना जरूरी है। व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो दो पर्सन होना जरूरी है। वो पर्सन चाहे नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, लीगल पर्सन भी हो सकते हैं। तो पर्सन कोई भी हो, बट दो पर्सन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दो नेचुरल पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक नेचुरल एक लीगल पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दोनों लीगल पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नेचुरल पर्सन का मतलब है हम और आप जो इंडिविजुअल्स हैं, और लीगल पर्सन का मतलब है लाइक कंपनी, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। ठीक है ना। एक केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस कंपनी। यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को कुछ गुड्स ट्रांसफर किया, तो वहां सेल्स टैक्स लगाने की बात हुई। तो मतलब सेल्स टैक्स ऑफिसर ने कहा कि यहाँ सेल्स टैक्स लगेगा, बट सिचुएशन ऐसी है कि सेल्स टैक्स भी लगाने के लिए एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। कोर्ट ने ऐसा कहा कि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर आर वन इन द सेम पर्सन, अलग अलग नहीं माने जाते हैं, उनका अलग अस्तित्व नहीं है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक ही माने जाते हैं। तो यहाँ दो अलग पार्टी नहीं है, बायर और सेलर अलग अलग नहीं है। पार्टनर तो खुद पार्टनरशिप फर्म के मालिक हैं,
तो वो खुद से कैसे परचेज करें, तो दैट इज वाई दो अलग पार्टी नहीं होने के कारण यहाँ सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो एक अच्छा जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस कंपनी का कि दो पार्टी होना जरूरी है। पार्टीज का इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। हमने अभी ही देखा लीगल रिलेशन क्रिएट करने का आपका इरादा होना चाहिए। तो कोई सोशल इन्विटेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे एक जजमेंट, जब भी हम ये बात करते हैं लीगल रिलेशन का इंटेंशन, तो ये जजमेंट जरूर लिखना है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर, यहाँ हस्बैंड ने वाइफ को कुछ मंथली मेंटेनेंस का खर्चा देने का वादा किया। हस्बैंड का बेचारे का इरादा कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, बट वाइफ ने, अगर हस्बैंड ने वो पेमेंट नहीं किया कुछ समय तक, तो वाइफ कोर्ट में चली गई और कोर्ट में केस किया कि मेरे हस्बैंड मुझको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड का कोई इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था, उन्होंने आपको वादा जरूर किया था, बट उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि अगर वो वादा पूरा नहीं करेंगे तो आप कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वाइफ को वो पैसे लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा बाल्फर वर्सेस बाल्फर के जजमेंट में कहा गया, हस्बैंड वाइफ का जजमेंट। दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी होना जरूरी है। दूसरी फॉर्मेलिटीज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट कुछ कानून में ऐसा दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी के साथ होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। तो वो फॉर्मेलिटी दूसरे कानून की हमें फुलफिल करनी पड़े तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट का मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, विदाउट कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट क्लियर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो कौन सी कार खरीदना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, कितने में खरीदना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो एग्रीमेंट में अनसर्टनिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो वैलिड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल हो कानून की नजर में। ठीक है, कानून की नजर में जो परफॉर्मेंस पॉसिबल है इन द आइज ऑफ लॉ, वो एग्रीमेंट वैलिड है। तो आप किसी को कहें कि भाई मैं जादू से आपका खजाना जो है वो लेके आऊंगा, या मैं जादू से आपको यहां से यूएसए भेज दूंगा, तो ये एग्रीमेंट जो है वो कानून की नजर में पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ये जो एलिमेंट्स है वो सेक्शन 10 में कवर्ड नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स है टू पार्टीज, पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन का होना चाहिए, दूसरी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, सेक्शन 10 के अंदर बोला हुआ है कि ये चीजें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। सबसे पहला क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। हमने अभी आगे ही देखा एग्रीमेंट का डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर प्रॉमिस क्या है वो भी हमने देखा, ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, तो दैट इज गिवन। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्री कंसेंट होना जरूरी है, कंसेंट होना जरूरी है। तो जब हम कंसेंट कहते हैं, कंसेंट करने का मतलब है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो कंसेंट के साथ जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट कंसेंसस एड ईडम का, कि बोथ द पार्टी शुड अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। दोनों के माइंड्स मिलने चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में मारुति कार चल रहा है और आपके पास दूसरी कोई hyundai की भी कार है, तो हमारे माइंड्स क्लियर नहीं है, तो वहां एग्रीमेंट नहीं है। तो जहां पे पार्टीज के माइंड मीट नहीं करते हैं वहां कंसेंट नहीं हो सकता है। कंसेंट के लिए जरूरी है कंसेंसस एड ईडम। और वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब क्या है सॉरी, विदाउट प्रेशर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती किसी की कंसेंट लें, बंदूक दिखा के किसी को साइन करवाएं, वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है। तो कब हम कहेंगे कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, कब हम कहेंगे कि पार्टी के ऊपर दबाव डाला गया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर उसकी कंसेंट
कोर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, या मिसरिप्रेजेंटेशन से, या मिस्टेक से ली है, तो वहां पे हम कहेंगे कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, उसके ऊपर दबाव है। अब जो पहले 4 रीजन है मिस्टेक को छोड़ के, पहले 4 रीजन से अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल का मतलब है कैंसलेबल हो जाता है। तो जिसके ऊपर दबाव डाला गया है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। मैं अगर आपको बंदूक दिखा के आपको साइन करवाता हूं और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो वहां पे आपको अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो पीड़ित पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, तो 4 रीजन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, कैंसिलेबल हो जाएगा। अगर कंसेंट कोर्सन से ली है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है, फ्रॉड से ली है, मिसरिप्रेजेंटेशन से ली है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कैपेबल होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपीटेंट होना चाहिए पार्टी। तो कब हम कहेंगे कि पार्टी कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एक, उसकी एज मेजोरिटी की होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा की एज होनी चाहिए। वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और वो दूसरे कानून में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा कानून उसको डिस्क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे दूसरे कानून में बोला हुआ है, जैसे बोला हुआ है कि भाई एलियन एनिमी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी का मतलब क्या है? एलियन का मतलब है बाहर का व्यक्ति, तो बाहर का दुश्मन। तो बाहर के दुश्मन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बाहर का दुश्मन किसे कहेंगे? जिस कंट्री के साथ हमारा युद्ध छिड़ चुका है, हमारे देश का, भारत का युद्ध छिड़ चुका है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक उस कंट्री का जो भी नागरिक है वो हमारे लिए एलियन एनिमी माना जाएगा, बाहर का दुश्मन माना जाएगा। तब तक उनके साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है मेजोरिटी का एज 18 साल से ज्यादा, साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, और दूसरे कानून में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टी को कुछ मिलना चाहिए, दोनों पार्टी का कुछ जाना चाहिए। अगर मैं आपकी कार खरीदता हूं और पैसे देता हूं, तो मुझे पैसों के बदले में कार मिल रही है, और आपको कार आपकी जा रही है और बदले में पैसे मिल रहे हैं। दोनों को कुछ मिल रहा है, दोनों का कुछ जा रहा है। जो मेरा फायदा है वो आपका नुकसान है। ठीक है, तो हियर you may get some right, some interest, some profit, some benefit, and that benefit accruing to me may be detriment or loss or responsibility for you. तो एक पार्टी का फायदा, दूसरे का नुकसान, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। वो कंसिडरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, और वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन लॉफुल का मतलब है कि जो बदले में हम दे रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। मैं आपको पैसे देता हूं और मैं कहता हूं कि बदले में आप वो आपके पड़ोसी को पीट दो, तो वो कंसिडरेशन लीगल नहीं है। या फिर मैं कहता हूं कि पैसे देता हूं, बदले में आप अपनी बंदूक मुझको दे दो, तो वो कंसिडरेशन लीगल नहीं है। तो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम जो पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, से हम दोनों मिलके स्मगलिंग का बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? तो वो पूरा सेक्शन 23 में दिया हुआ है कि कुछ सिचुएशंस के अंदर व्हेन यू कैन सी कि when it is prohibited by law, it is forbidden by law, it is defeating the provision of law, it is fraudulent, it involves injury to the person or property of another, it is immoral, it is opposed to public policy। ये सिचुएशंस दी हुई है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा। ये आगे पूरा आगे की यूनिट्स में डिस्कस किया हुआ है। और एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट में अगर आप फॉल होते हैं, वो एग्रीमेंट फॉल होता है, तो वो वॉइड है। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, वेजरिंग एग्रीमेंट। एक लिस्ट दी है कि ये एग्रीमेंट सारी की सारी वॉइड है। वॉइड है मतलब विदाउट
लीगल इफेक्ट है, मतलब इसको हम कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि वैलिड, तो उसको हम कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल होती है। अगर हम कहते हैं वॉइड, तो उसको कोर्ट के माध्यम से हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो नॉट इन्फोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो जुआ खेलने का एग्रीमेंट है, मैं और आप जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, और आप हार जाते हैं, तो मैं कोर्ट में केस, अगर आप पैसे नहीं दें तो मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता हूँ, कोर्ट के पास दूसरे भी काम है, ठीक है ना। तो मैं कोर्ट की मदद लेके जुए का पैसा वसूल नहीं करवा सकता हूं, दैट इज वाई इट इज वॉइड, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होने चाहिए। लाइक ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, कंसिडरेशन कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, एन एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 की डेफिनेशन में दिए हुए हैं। ठीक है, और ये मौजूद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी, उसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मौजूद हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग है और इन्फोर्सेबल है। अगर हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बाइंडिंग है, मतलब पार्टीज मुकर नहीं सकते हैं। इन्फोर्सेबल है, मतलब कि कोई मुकरेगा अगर, तो हम कोर्ट की मदद लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट पालन करवा सकते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग भी है और इन्फोर्सेबल भी है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था बट अब इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो गया। लाइक अगर मैंने आपसे टॉबेको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो टॉबेको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट वैसे वैलिड है, बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ समय में ही मैं मतलब डिलीवरी उसकी देनी है से दिसंबर एंड में देनी है, कॉन्ट्रैक्ट हमने दिसंबर स्टार्टिंग में किया है, मीनवाइल गवर्नमेंट टॉबेको बैन कर देता है, तो अब टॉबेको की डिलीवरी नहीं दे सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने टॉबेको बैन कर दिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ये बैन नहीं था, तब वैलिड था, बट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के समय अब ये वॉइड हो गया, अब इसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ इट हैज बिकम इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स वॉइड बिकॉज इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखो, ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। जिसका कानून के द्वारा पालन होना बंद हो जाता है वो void हो जाता है, क्योंकि उसका कानून के द्वारा पालन होना बंद हो गया है। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने डिस्कस किया वॉइडेबल का मतलब है कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। कब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल माना जाएगा? तो किसी पार्टी की कंसेंट अगर जबरदस्ती ली गई है, दबाव से ली गई है, तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, जिसके ऊपर दबाव है, उसको हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। तो अगर से कि एक्स वाई के ऊपर दबाव डालता है और एक्स वाई को डरा के कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वाई कोर्ट में जाके कैंसिल कर सकता है। तो वाई को हम कहेंगे एग्रीव्ड पार्टी। वाई चाहे तो कैंसिल कर सकता है, वाई चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन किसको है? वाई को है। इसीलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। ये ऑप्शन किसको है? जो पीड़ित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। जो गिल्टी पार्टी है उसको ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन सिर्फ किसको है? जो पीड़ित पार्टी है, एग्रीड पार्टी है। सो इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे वाई का ऑप्शन है बट एक्स को ये ऑप्शन नहीं है। एक्स गिल्टी पार्टी है, वाई जो है वो एग्रीड पार्टी है। ठीक है ना? सो दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर डिफरेंस दिया है वॉइड और वॉइडेबल का। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है।
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, कानून मना करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहते हैं। इलीगल तो वॉइड है ही, बट उसके साथ जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। लाइक एक्स वाई के साथ स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये स्मगलिंग जो है वो तो इलीगल है, ये तो वॉइड है ही, बट स्मगलिंग के लिए उसने कुछ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ भी किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। मतलब ए भी एक्स के साथ का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता है। तो इलीगल खुद वॉइड है और उसके साथ कनेक्टेड भी वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे इलीगल वॉइड है ये जरूर है, बट हर एक एग्रीमेंट जो वॉइड है वो इलीगल है ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो सिर्फ वॉइड है, वो इलीगल नहीं है। ठीक है, अगर इलीगल है तो उसमें पनिशमेंट भी है। वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ उसको कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, बट हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड जरूर है, और इलीगल एग्रीमेंट पनिशेबल भी होती है। तो इलीगल के लिए देखो आप चार चीजें याद रखो। illegal agreements are forbidden by law, illegal agreement is void as well as punishable, illegal agreement is void as well as connected contracts are also void, all illegal agreements are void but all void agreements are not necessarily illegal। इतना चार लाइन आप याद रखो इलीगल के लिए। और फिर है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इट इज गुड इन सब्सटेंस, वैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अब इसको हम पालन नहीं करवा सकते, कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। टेक्निकल डिफेक्ट ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बट वी कांट इन्फोर्स एंड वी कांट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। लाइक एक्स ने वाई को लोन दिया है, लोन का ड्यू होने के बाद 5 साल हो गए। अब हमें पता है कि कोई भी लोन की रिकवरी करनी होती है तो 3 साल के अंदर आपको केस कर देना होता है। 3 साल के बाद केस करते हैं तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। तो ये लोन का ट्रांजैक्शन तो वैलिड है, बट 3 साल बीत जाने के कारण अब आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, वो अनएनफोर्सेबल बन जाता है। ठीक है ना। सो इट इज गुड इन सब्सटेंस बट देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट, तो अनएनफोर्सेबल। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अभी जो हमने देखा था दैट वाज बेस्ड ऑन वैलिडिटी। ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो वर्ड्स से बनता है, बोल के या लिख के, आइदर इन वर्ड्स और इन राइटिंग। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। देखो यहां पे दिया है कि प्रपोजल इज मेड इन वर्ड्स देन प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां वर्ड्स का यूज ही नहीं, इट इज मेड अदरवाइज देन यूज ऑफ वर्ड्स, इट इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो जहां बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लाइक आप कहीं रेलवे स्टेशन पे गए हैं, कूली आपका सामान उठाता है, तो आप कूली के साथ चले जाते हैं, तो वहां पे कूली ने सामान उठाया, वो उसका इम्प्लाइड ऑफर था, आप कूली के साथ चले गए, वो आपका एक्सेप्टेंस था। तो यहाँ ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या हुआ, बिहेवियर से हुआ। ठीक है, वो आप देखते होंगे कि बहुत जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्राइवेट रिक्शा वाले जाते हैं, जो शेयरिंग वाले रिक्शा वाले जाते हैं, तो रिक्शा वाला या वो छकड़े वाला खड़ा है और वो पर्टिकुलर लोकेशन से आपको लेके जा रहा है, तो वो खड़ा है वहां पे और आप जाके रिक्शा में बैठ जाते हो, दूसरे लोग भी बैठते हैं और वो उस लोकेशन तक आपको पहुंचाता है। तो वहां पे रिक्शा वाला, छकड़े वाला जो खड़ा है, वो इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है कि मैं देखो जा रहा हूँ, इस लोकेशन पे जा रहा हूँ। आप जाके बैठ जाते हो, वो आपका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है।
तो वहां इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। टैसिट का मतलब है साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, बाय बिहेवियर। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को हम हाफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है which is not created by party but it is created by law. It is not a contract but it resembles a contract. यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट लॉ पार्टीज के ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंपोज करता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पार्टी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी कानून पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन और राइट्स डालता है। ऐसी सिचुएशन को हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इंपोजेस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको किसी का गुड्स मिल जाता है, कोई नेकलेस मिल जाता है, डायमंड नेकलेस आपको मिल गया, तो वहां पे कानून आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आपका ऑब्लिगेशन आ गया, आपकी जिम्मेदारी आ गई। ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको सही मालिक को ढूंढना है, गुड्स को संभाल के रखना है, अनऑथोराइज यूज नहीं करना है, बेच नहीं देना है। तो आप फाइंडर ऑफ द गुड्स हैं और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कानून ने आपके ऊपर डाली है, भले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक पूरा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। आगे ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब ई कॉन्ट्रैक्ट है। ईडीआई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को यूज करके आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, 4 टाइप्स: एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वेसी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है उसके ऊपर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो चुका है, लाइक एक्स वाई को गुड्स देने वाला है और वाई पेमेंट देने वाला है, एक्स ने गुड्स दे दिया, वाई ने पेमेंट दे दिया, दोनों ने कंसिडरेशन एक्सचेंज कर लिया, दोनों को जो करना था वो कर दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टीज हैव डन देयर वर्क, they have done their act, or forbearance is put on record, then it is executed. और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटरी, मतलब अगर परफॉर्मेंस नहीं किया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कहेंगे। उसमें भी 2 टाइप है कि अगर एक ने परफॉर्मेंस कर दिया और एक का बाकी है, लाइक एक्स ने गुड्स दे दिया, वाई का पेमेंट बाकी है, तो इसको हम यूनिलेटरल कहेंगे, वन साइडेड, एक का परफॉर्मेंस हो गया, दूसरे का बाकी है। दोनों का परफॉर्मेंस, दोनों को कुछ ना कुछ करना बाकी है, तो उसको हम कहेंगे बाइलेटरल। तो परफॉर्मेंस बाकी है तो उसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटरी। दोनों का परफॉर्मेंस बाकी है तो बाइलेटरल, एक का परफॉर्मेंस बाकी है तो यूनिलेटरल। तो दिस इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल को हम वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बायलेटरल में दोनों ही पार्टी का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है।